welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I'm an ACCA. So आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर नंबर 21 ऑफ कापलान, विच इज इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो हमने प्रीवियस क्लास में कुछ रेशियोज पढ़े थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ क्वेश्चन. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 से. ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नवेल इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड रिटेल्स ऑफिस प्रोडक्ट्स. बनाता है और रिटेल करता है ऑफिस प्रोडक्ट्स. They are summarized financial statements for the year ended 30th June 2004 and 2005 are given below. ठीक है, अब हमको क्या क्या दे रखा है? रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है, फी दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, टैक्स दे रखा है और प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया. ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या दे रखा है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, डिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में पेबल्स, ओवरड्राफ्ट और टैक्स. द डायरेक्टर्स कंडक्टेड दैट देयर रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2004 fell below budget and introduced measures in the year ended 30th June 2005 to improve the situation. These included cutting prices, extending credit facilities to customers, purchasing additional machinery in order to be able to manufacture more products. ठीक है, the directors are now reviewing the results for the year ended 30th June 2005 and have asked for your advice as an external business consultant as to whether or not the above strategies have been successful. Required: prepare a report to the directors of Nivell assessing the performance and position of the company in the year ended 30th June 2005 compared to the previous year and advise them on whether or not you believe that their strategies have been successful. ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, रेशियोज वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, वो 20 मार्क्स में टेस्ट किया जाएगा. ठीक है, हो सकता है क्योंकि आपके 2 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो हो सकता है कि उसमें से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे टेस्ट किया जाए, रेशियो एनालिसिस की फॉर्म में होगा. ठीक है, बेसिकली आपको रेशियोज निकालने होंगे, उन रेशियोज को यूज करके आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करनी है. ठीक है, अब जो आपको रेशियोज निकालने हैं, ठीक है, रेशियोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. रेशियोज निकालने कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज आपके पास हैं, आपको उसमें नंबर पंचिंग करनी है और आपके 2 ईयर के क्या आ जाएंगे, रेशियोज आ जाएंगे. ठीक है, तो काम है क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर वो है एनालाइज. उनको एनालाइज करना सीखना है. क्या करना सीखना है? उनको एनालाइज करना सीखना है और रिपोर्ट लिखनी है अपन को. ठीक है, तो अब से जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें मैं आपके रेशियोज नहीं निकालूंगी, क्योंकि अब रेशियोज आपको खुद निकालने आ जाने चाहिए. मैं आपको उनको एनालाइज करना बताऊंगी कि उनको कैसे एनालाइज करना है. ठीक है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है ये बताऊंगी मैं आपको. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है इसने हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया 2 साल का, 2004 और 2005 का, और इसने हमको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दिया. ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर करो अ रिपोर्ट टू द डायरेक्टर्स ऑफ निवेल असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी इन द ईयर एंडेड 30th June 2005 कंपेयर्ड. अब क्या करना है? असेस करनी है उसकी परफॉर्मेंस असेस करनी है. परफॉर्मेंस कैसे असेस करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से. ठीक है, कौन से रेशियो से? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से. क्या करोगे? परफॉर्मेंस को पता करोगे. भाई जीपी मार्जिन हो गया, ओपी मार्जिन हो गया, आरओसीई हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया. ठीक है, रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, जीपी में कितना इंक्रीज हो रहा है, ओपी में कितना इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और पोजीशन कैसे पता करोगे? पोजीशन पता करोगे या तो लिक्विडिटी रेशियो से, लिक्विडिटी रेशियो से क्या क्या आ जाएगा? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, रिसीवेबल टर्नओवर डेज, पेबल पेमेंट पीरियड, पेबल्स पेमेंट पीरियड. ठीक है, और गियरिंग रेशियोज हो गए.
ठीक है, और क्या हो गए, गियरिंग रेशियोज हो गए। तो पोजीशन कैसे पता करेंगे, लिक्विडिटी से या फिर गियरिंग रेशियो से, और परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से। ठीक है, अब हमको क्या बोला है इसने कि आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट लिखना शुरू करोगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप कम से कम 3 पेजेस छोड़ोगे, 3 पेजेस बेसिकली 2.5 से लेके 3 पेजेस के अंदर आपकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और आपका जो 4th पेज होगा उस पे आपको क्या करने, सारे रेशियोज कंप्यूट करने हैं। ठीक है, रेशियोज आपको 4th पेज पे कंप्यूट करने हैं। ठीक है, और उससे पहले क्या करोगे, उससे पहले आपको अपनी पूरी एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, पहले तो कंपनी का नाम लिख लो। ठीक है, सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लो, क्या नाम है, निवेल। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट लिख लो। किसको लिख रहे हो, टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू फ्रॉम डेट, टू फ्रॉम डेट, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर सबसे पहले रिपोर्ट लिखा, टू फ्रॉम डेट, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब टू कौन है, टू किसको लिख रहे हो, डायरेक्टर्स को लिख रहे हो। क्वेश्चन ने साफ बोला है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू द डायरेक्टर्स, तो टू लिख दो, डायरेक्टर्स ऑफ निवेल। ठीक है, आप खुद कौन हो, आप कंसल्टेंट हो। इसने बोला यू हैव बीन आस्क्ड फॉर योर एडवाइस एज एन एक्सटर्नल बिजनेस कंसल्टेंट, तो आप कौन हो, फ्रॉम, आप हो बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट, अपना नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं भी दे रखा, ये भी नहीं बोल रखा कि आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, तो आप सिर्फ कोई भी एक्स लिख लो। ठीक है, ट्रिपल एक्स लिख लो, XYZ लिख लो। ठीक है, XYZ लिमिटेड लिख लो, XYZ कंसल्टेंट लिख लो। ठीक है, अपना नाम मत लिखना। डेट में, डेट भी हमको डेट आप दे सकते हो, डेट भी रहने दो, डेट में भी XX ही लिखोगे, क्योंकि हमें कुछ बोल नहीं रखा ना कि आप कब लिख रहे हो। ये सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में आप लिखोगे असेसिंग दी परफॉर्मेंस। ठीक है, असेसिंग, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, असेसिंग दी परफॉर्मेंस, असेसिंग दी परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ निवेल। ठीक है, और इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, अब इंट्रोडक्शन कम से कम 2 या 3 लाइन का होगा। और क्या लिखोगे इसमें, एज रिक्वेस्टेड, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया है, कंपनी ने हमको बोला है, आई हैव, ठीक है, आई हैव एनालाइज्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ निवेल कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडिंग है, फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2005 and compared it with previous year and have compared it with previous year to assess the performance and position of Nivel. ठीक है, to assess the position of, ठीक है, and to, और ये भी and to advise on whether or not you believe that their strategies have been successful. इन्होंने ये जो नई strategies लगाई हैं ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी लिखो, यहीं से उठाना है आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहीं से पूरा उठाया है मैंने। फॉर द ईयर एंडिंग दिस कंपेयर्ड इट टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एडवाइजिंग, ठीक है, एडवाइजिंग, आप क्या कर रहे हो, एडवाइजिंग या फिर डिटरमाइनिंग। ठीक है, एडवाइजिंग या फिर कुछ भी लिख लो, डिटरमाइनिंग whether the new strategies that the company has implemented are successful or not. ठीक है, the ratios that I have calculated are shown, ये important line है, the ratios that I have calculated are shown in an appendix attached to this report.
ठीक है, ये लिखना है बेसिकली आपको, ठीक है, ये लिखना है. So as requested, I have analyzed the financial statements for the year ending this, compared it with the previous year to assess whether the to assess the performance and position of Nivell, advising whether the new strategies that the company has implemented are successful or not. The ratios that I have calculated are shown in an appendix attached to this report. ठीक है, अब देखो, ये रहा आपका अपेंडिक्स. ठीक है, आपके अपेंडिक्स ये रहा, ये हो गया आपका अपेंडिक्स. अब ये रेशियोज आप खुद निकालेंगे हर बार जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. उससे पहले आप अपेंडिक्स 4th पेज पे आप खुद ये सारे रेशियोज कंप्यूट करोगे. सबसे पहले रेशियोज खुद कंप्यूट करोगे और वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले रेशियोज कंप्यूट करोगे. उसके बाद आप उसका एनालिसिस सुनोगे. ठीक है, उसके बाद आप क्या सुनोगे, उसका एनालिसिस सुनोगे. अब देखो, ठीक है, 1 मिनट. अब सबसे पहले मैं इसके स्टेटमेंट में आ गई. ठीक है, अब देखो जो इसका रेवेन्यू है, ठीक है, अब देखो 2005 है और 2004 है. ठीक है, अब जो इसका रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. इसका रेवेन्यू देखो, जीपी मार्जिन तो हम निकालते ही निकालते हैं. जीपी मार्जिन अलग हो गया, जीपी मार्जिन निकालना अलग चीज है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की. अब इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. 2004 से 2005 में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. कितने से बढ़ रहा है, तो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे 1391820 माइनस 1159850, डिवाइड करोगे उसको प्रीवियस ईयर से 1159850, तो ये आएगा 20%. कितना आएगा, 20%. इसका मतलब इस साल रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, 20% से बढ़ा है. कितने से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है. ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जीपी निकालना पड़ेगा. तो जीपी कितना है, पिछले साल था 406400 माइनस 340995 डिवाइड बाय 406400. ठीक है, तो अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 16.1%. इसका मतलब जीपी क्या हुआ, 16% से गिर गया. ये जो जीपी है ये 16% से गिर गया. 406 से ये कितना हो गया, 340 पे आ गया. 16% से ये गिर गया. ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 235450 माइनस 179545 डिवाइड बाय 179545. तो ये कितना आएगा, तो ये आ रहा है आपका माइनस 23.7. ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये कितना आ रहा है, माइनस 23.7. जीपी मार्जिन क्या होता है, जीपी मार्जिन होता है 340 जीपी अपॉन रेवेन्यू. ठीक है, जीपी मार्जिन अलग चीज है, जीपी मार्जिन अलग चीज है, जीपी का गिरना अलग चीज है. दोनों में डिफरेंस है. ग्रॉस प्रॉफिट गिरना अलग है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरना अलग है. ये दोनों चीजें अलग है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब देखो कंपनी की सबसे पहले स्ट्रैटेजीज पढ़ो. द डायरेक्टर्स कंक्लूडेड दैट देयर रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2004 fell below budget and introduced measures in the year ended 30th June 2005 to improve the situation. तो उसने क्या किए, measures employ किए. ठीक है, this included cutting prices. प्राइस कट करना मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है उसकी प्राइस को कट किया. तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा बिका. ठीक है, कोई प्रोडक्ट का $20 में बिकता था तो उसने उसका प्राइस $5 से गिरा के $15 बेचा. तो जब वो 20 पे बेचता था तो महीने में उसके 100 बिकते थे, पर जब उसने 15 में बेचा तो 120 बिके. तो वॉल्यूम बढ़ा दिया. तो उसने जब वॉल्यूम बढ़ गया उससे, तो उससे क्या उसका रेवेन्यू बढ़ा, हाँ बढ़ गया उसका रेवेन्यू. ठीक है, फिर एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर्स एंड परचेजिंग न्यू मशीनरी इन ऑर्डर टू बी एबल टू मैन्युफैक्चर मोर प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब आप कैसे लिखोगे इसको, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा. इंट्रोडक्शन के बाद आप सेकंड चीज लिखोगे, परफॉर्मेंस असेस करनी है हमको क्या असेस करनी है, परफॉर्मेंस असेस करनी है. ठीक है, परफॉर्मेंस असेस करनी है. अब परफॉर्मेंस असेस करने के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे, प्रॉफिटेबिलिटी से. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से स्टार्ट करेंगे. अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ऐसे नहीं कि सिर्फ रेशियोज यहाँ पे लिख देने हैं, अब रेशियोज को एनालाइज करना है. रेशियोज लिख तो अपन ने यहाँ पे दिए ना, कंप्यूट तो यहाँ पे कर दिया अपेंडिक्स वाले पेज पे. ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू की. तो हम अपन क्या लिखेंगे, आप देखो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो रेवेन्यू है. ठीक है, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. ठीक है, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड, ये लिखना पड़ेगा आपको. द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम लास्ट ईयर. ठीक है,
लास्ट ईयर से बढ़ा है। ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीज, ठीक है, कुड बी व्हाट, कुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ कटिंग प्राइजेस, ठीक है, cutting prices and extending what, and extending credit facilities, भाई आपने क्रेडिट फैसिलिटीज दी अपने किसको, अपने कस्टमर्स को, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज, एंड thus this has generated more revenue, ठीक है, but despite this increase, but even after this increase, भले ये increase हुआ, but even after this increase, the GP and the OP, ठीक है, GP and the OP of the company, the gross profit and operating profit of the company has fallen by क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि माइनस में आया है, fallen by 16.1% and 23.1%, has fallen by 16.1% and 23.7%, ठीक है, from the last year. अब there could be several reasons, अब ये गिरे हैं तो इसके पीछे के क्या क्या reasons है वो डिस्कस करने हैं. There could be several reasons behind this fall. ये गिरा है तो इसके पीछे क्या होंगे, several reasons होंगे. अब वो reasons क्या हैं, अब देखो कंपनी ने थर्ड पॉइंट बोला है, परचेज किया उसने एडिशनल मशीनरी इन ऑर्डर टू बी एबल टू मैन्युफैक्चर मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो देखो पहले उसकी एसेट्स बढ़ी है क्या, हाँ उसकी एसेट्स बढ़ी है, 341 से उसकी एसेट बढ़ के 409 पे आ गई, ठीक है, क्या उसकी कॉस्ट बढ़ी है, हाँ बढ़ी है, 753 से 1050 पे आ गई, तो ये निकालो. देयर कुड बी सेवरल रीजंस बिहाइंड दिस. तो क्या रीजन हुआ कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है, कंपनी की क्या हुई है, कॉस्ट बढ़ गई है. अब कॉस्ट बढ़ी है तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ी तो हो सकता है कि जो अब पहले, अब देखो नई मशीनरी खरीदी तो नया डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, वो कहां जा रहा है, कॉस्ट में जा रहा है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय कितना. देयर कुड बी सेवरल रीजंस बिहाइंड दिस, ठीक है, बिहाइंड दिस फॉल लिखो, द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, बाय दिस मच, निकाला, कंप्यूट करना, बाय दिस मच, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, ठीक है, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा. दूसरा, सिंस द कंपनी परचेज्ड न्यू मशीनरी, कंपनी ने क्या किया, परचेज न्यू मशीनरी, ठीक है, द कंपनी परचेज न्यू मशीनरी and therefore the additional depreciation charged has contributed to increased costs, ठीक है, इस ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया टू द इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है, आ रहा है समझ में आपको, ये हो गया. फिर अब एक तो ये हो गया, आप क्या कर सकते हो, अब लिखो, अच्छा अभी तो हमने ये डिस्कस किया, ठीक है, इतने तीनों को हमने डिस्कस कर लिया. अब क्या बोल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने निकाल लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है. अब देखो आरओसीई के बारे में बात करते हैं, आरओसीई. अब आरओसीई क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको डिवाइड करते हैं हम किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से. अब लिखोगे आप, इतना तो आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है, अब आप लिखो द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी has fallen significantly, has fallen significantly from the previous year, from 48%
ठीक है, फ्रॉम 48% टू 29.5%। अब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू क्यों होगा ये? दिस कुड बी ड्यू टू लोअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखो कितना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 23.7% से गिर गया है। ठीक है, 235। अपन क्या यूज करते हैं? पीबीआईटी यूज करते हैं ना, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेंगे अपन, 179,545 लेंगे। ठीक है, ये देखो 179,545, पहले 2004 का लिखा हुआ है इसने और फिर 2005 का लिखा है। आप लोग भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखोगे, जब आप खुद के निकाल रहे हो तो कंपेयर करने में आसान रहेगा। प्रीवियस ईयर को पहले लिखो, बाद में करंट ईयर को लिखो। ठीक है, तो 48 से कितने पे हो गया? 29.4 इस पे आ गया, 29.5 पे आ गया। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड, अब पीबीआईटी तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गई? बढ़ गई। जब डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा है और न्यूमरेटर आपका कम हो रहा है तो आपका परसेंटेज तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो अब ये क्यों बढ़ रहा है, ये इसका रीजन लिखो। ये क्यों कम हो रहा है, इसका रीजन लिखो। ठीक है, ऐसे एक एक फिगर को देखो, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, ये गिर रहा है तो ये क्यों गिर रहा है। ठीक है, अब ऐसे आपको हर चीज को करना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब ये क्यों बढ़ रहा है? इसमें क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में जब हम बात करते हैं तो क्या आता है? इक्विटी आता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आती है। तो अब देखो क्या बढ़ा है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ी है क्या उसकी? देखो तो हाँ, देखो नॉन करंट लाइबिलिटी 61,600 से कितनी हो गई? 83,100 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 83, नहीं ये तो प्रीवियस ईयर का है, सॉरी, नहीं इसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो बल्कि कम हो रही है, इसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो कम हो रही है। तो क्या बढ़ रहा है? इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है। यहाँ पे 50,000 सिंपल सीधा सीधा क्या बढ़ रहा है? रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है। कि लिखो अब यहाँ पे दैट ऑल्दो नॉन करंट लाइबिलिटीज उसकी कम हो गई है, बट जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो क्या है? उसका 50,000 से बढ़ रहा है। सो दिस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो गया, लेकिन उसका पीबीआईटी तो क्या है? हाउएवर द पीबीआईटी हैज फॉलन बाय 23.7%। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलो अब उसके बाद आ जाओ। अब ये वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी का पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं पोजीशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब पोजीशन पे लिखेंगे तो ये सारा तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में लिखा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। ठीक है, अब आते हैं अपन पोजीशन के बारे में। अब पोजीशन में आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे लिक्विडिटी के साथ। किसके साथ शुरू करोगे? लिक्विडिटी रेशियोज के साथ शुरू करोगे। अब अगर लिक्विडिटी रेशियोज के साथ मैं शुरू करती हूं तो लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे पहले करंट रेशियो देखो उसका। अब उसका करंट रेशियो जो है वो 1.62 से गिर के कितना आ गया? 1.23 पे आ गया। ठीक है, 1.23 पे आ गया। ठीक है, अब अगर ये 1.23 पे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके करंट एसेट्स कम हो गए हैं। हो सकता है ना उसके करंट एसेट्स कम हो गए हैं। अब इसको कंपेयर करो, देखो उसकी करंट लाइबिलिटीज तो बढ़ गई, 241 से लेके 430 हो गई। ठीक है, और उसके करंट एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, करंट एसेट्स भी उसके बढ़ रहे हैं। अब करंट एसेट्स में उसका क्या बढ़ रहा है? करंट एसेट्स में उसके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। रिसीवेबल्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों उसके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो उसने एक्सटेंशन दी है क्रेडिट फैसिलिटीज की। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा। द करंट रेशियो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.62 टू 1.23 ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स। ठीक है, टू द कस्टमर्स। Also the payables has increased 179,592, ये 295,480 कितना इंक्रीज हुआ है ये आप बता सकते हो, निकाल के आपको बताना पड़ेगा कि ये इतने पेबल्स जो है इतने से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब अगर पेबल्स इंक्रीज हुए हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा और उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले तो आप करंट रेशियोज के बारे में इतना लिख दो। अब ये ना यहां से डिस्कस करो, इन तीनों को उठाओगे। पहले तो आपने करंट रेशियो की बात कर ली। ठीक है, अब इन्वेंट्री डेज पे आ जाओ, रिसीवेबल्स डेज पे आ जाओ और पेबल्स डेज पे आ जाओ। ठीक है, अब इन्वेंट्री डेज पे आओ।
43 डेज से इन्वेंट्री कितनी पे हो गई है, 38 हो गई है, ठीक है। रिसीवेबल 65 से 110 डेज हो गए हैं, और ये पेबल्स डेज उसके 87 डेज से 102 डेज हो सके, ठीक है। अब इन तीनों को डिस्कस करना शुरू करोगे। द इन्वेंट्री डेज हैज फॉलन फ्रॉम 43 डेज टू 38 डेज विच इज अ गुड थिंग। गुड थिंग क्यों है ये, क्योंकि जब इन्वेंट्री जो है आपकी, इन्वेंट्री की चर्निंग क्या हो रही है, एट अ क्विकर रेट हो रही है, ठीक है। इन्वेंट्री जो है आपका वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। पहले 43 डेज में कन्वर्ट होता था, नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन 38 डेज, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने क्या किया है, एक मिनट, यहाँ पे फैक्टर्स देखो, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जब भी, हाँ, आप ये इसके लिए यही बोलोगे क्योंकि उसने क्या किया है, उसने कस्टमर्स को, उसने बेसिकली अपने कस्टमर्स को क्या दिया, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी दिया। तो अब कस्टमर्स जो हैं वो ज्यादा खरीद रहे हैं और ज्यादा फटाफट पे भी करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पे तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देखो, इन्वेंट्री अगर 5-6 दिन से गिर रही है तो इसका मतलब कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्या हो रही है, इन्वेंट्री डेज अगर गिर रहे हैं तो कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसकी रिसीवेबल्स डेज जो है वो 65 डेज से 110 डेज पे हो रहा है। लेकिन देखो अब इसमें अच्छी बात तो है, ठीक है। एक तो देखो 65 डेज से 110 डेज हो रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि उसने अपने रिसीवेबल्स को क्या दिया है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी दी है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इसमें यहाँ पे बैड डेट्स होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अब आपको ये लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड कंपनी शुड ब्रिंग डाउन, निवेल शुड ब्रिंग डाउन इट्स रिसीवेबल डेज टू अप टू 90 डेज, ठीक है। 110 डेज से उसको एटलीस्ट 90 डेज पे लेकर आए, क्योंकि अदरवाइज देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दैट रिसीवेबल्स एज बैड डेट्स, ठीक है। हाई चांसेस हैं कि जो उसके रिसीवेबल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर उसको क्या करनी चाहिए, उसको थोड़ी रिसीवेबल्स की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, रिसीवेबल या फिर रिसीवेबल कलेक्शन पॉलिसीज को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, ओके। अब देखो उसका 87 पेबल्स उसके ऑलरेडी 87 डेज थे, अब 87 डेज से कितने हो गए, 102 डेज पे हो गए। तो अब इससे क्या होगा, मतलब ही इज टेकिंग मोर टाइम टू पे। अब आपको लिखना पड़ेगा, नाउ the payable days has increased from 87 days to 102 days, ठीक है, in comparison to the previous year। तो इससे क्या होगा, which means that this year Nivell is taking longer time to pay its payables, right? This could lead to what? This could lead to dissatisfaction among suppliers। उसकी suppliers dissatisfy होंगे उससे, ठीक है, dissatisfy होंगे, and he may lose on, अगर वो अब क्या हो रहा है, उनको ज्यादा टाइम दे रहा है पे करने के लिए, देन ही माइट लूज ऑन व्हाट, ही माइट लूज ऑन बल्क डिस्काउंट्स, ठीक है, बल्क डिस्काउंट्स फ्रॉम सप्लायर्स से क्या कर सकता है, वो लूज कर सकता है बल्क डिस्काउंट। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर था। तो ये सारे चारों पॉइंट्स आपके कहाँ आ जाएंगे, ये चारों आपके आ जाएंगे लिक्विडिटी के पार्ट बन जाएंगे। अब बात करते हैं गियरिंग की। अब कंपनी की गियरिंग क्या हो रही है, कंपनी की जो गियरिंग है वो 16.9 से कितनी हो रही है, 10.1% हो रही है, ठीक है। 16.9 से 10.1% हो रही है। अच्छा, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि अगर ये 16.9 से 10.1% हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कम हो रही है। इसका क्यों हो रही है वो कम, क्योंकि रिडक्शन है किसमें, रिडक्शन है उसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में। नॉन करंट लाइबिलिटी उसकी 100 से कितने पे आ गई, 16,600 पे आ गई। इसका मतलब इसने अपने करंट एसेट्स को, या इसने अपने जो इसका आइडियल कैश था उसको यूज करके इसने क्या किया, अपने नॉन करंट लोन्स उसने पे कर दिए, ठीक है। उसने क्या कर दिया, अपने नॉन करंट लोन्स को क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, लोन इसने पे कर दिया, तो प्रेशर ये किस पे डाल रहा है ज्यादा, प्रेशर कहाँ देखा, इसका बैंक देखो खाली पड़ा है यहाँ पे, इसने इस अमाउंट को यूज करके कहाँ अपना ये पे कर दिया। इससे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है इसकी लिक्विडिटी पोजीशन पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, लॉन्ग टर्म लोन्स को तो पे कर दिया,
लॉन्ग टर्म लोन्स को तो क्या कर दिया इसने, पे कर दिया कितना भी, जितना भी अमाउंट है 22,000 के आसपास जितना भी डिफरेंस अमाउंट है वो इसने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इससे क्या कर रहा है, उसको इसने बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट किया, उससे उसने अपना नॉन करंट लाइबिलिटीज पे कर दिया। तो पे करने से प्रेशर कहां पड़ रहा है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन पे बढ़ रहा है, उसके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, उसके पेबल्स, उसके रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं, उसके पेबल डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर कहां पड़ रहा है, प्रेशर उसकी लिक्विडिटी पोजीशन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, अब देखो इस केस में कॉन्सेप्ट आ जाता है ओवर ट्रेडिंग का, ठीक है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको एनालाइज करना है कि कहीं देखो आप ये देखोगे, पहले समझो ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, जब कंपनी क्या करती है, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश करती है, अपनी सेल्स को या अपनी रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन विदाउट कोशिश करती है, विदाउट व्हाट, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स गेयरिंग, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स गेयरिंग। भाई उसने कुछ लोन नहीं लिया, ठीक है, उसने कोई लोन नहीं लिया, उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, उसने ऐसे ही सिर्फ सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। जब वो सेल्स को ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश करता है तो प्रेशर कहां पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा उसके ट्रेड, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन पे, उस पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। उसकी इन्वेंट्री पे इफेक्ट आएगा, उसकी रिसीवेबल्स पे इफेक्ट आएगा, उसके पेबल्स पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। देखो अगर मान लो ये लोन ले लेता, ठीक है, मान लेते हैं इसने $100 का अगर ये लोन ले लेता, अगर ये $100 का लोन ले लेता तो इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल सही चलती, ठीक है, इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल सही चलती। भाई रिसीवेबल्स को पे कर पाता, रिसीवेबल्स इसको पे कर पाते, ये सबसे पहले अपने सप्लायर्स को पे करता, ठीक है, सप्लायर्स क्या करते, फिर ये सप्लायर्स इसको गुड देते, ये फर्दर उनसे क्या करता, रिसीवेबल्स को आगे बेच देता, फिर रिसीवेबल्स इसको पैसे देते, फिर ये रिसीवेबल से वापस, ठीक है, सप्लायर्स को पैसे देता और गुड्स खरीदता। तो इसकी साइकिल सही चलती, ठीक है, अगर कंपनी में थोड़ा कैश होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैश नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग का यही मतलब होता है कि जब आप अपने रेवेन्यूज या सेल्स को तो इंक्रीज कर रहे हो लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उसके लिए, ठीक है, क्या नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज नहीं होता है तो प्रेशर कहां पड़ता है, प्रेशर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन पे पड़ता है। तो देखो इसकी गियरिंग तो कम हो रही है, ठीक है, इसकी गियरिंग तो कम हो रही है क्योंकि इसने अपने पैसे को यूज करके लोन पे कर दिया। अगर वही पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो आज उसके रिसीवेबल डेज ठीक होते, उसके पेबल डेज ठीक होते, ठीक है, पहले पेबल डेज ठीक होते, रिसीवेबल डेज उसके ठीक होते, राइट। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ओके। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो आप ये यहां पर ये भी लिख सकते हो कि यहां पे आप 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और यहाँ पे देखो लिखनी है कि देखो इसने कोई लोन तो लिया नहीं, उल्टा इसने अपना लोन पे कर दिया, लेकिन इसकी नॉन करंट एसेट्स तो इसने बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नॉन करंट एसेट्स इसकी बढ़ रही है, तो कितने, देखो इसके पास बैंक में तो 0 अमाउंट पड़ा है, तो इसने फिर ये कैसे फाइनेंस किया, ये जो इंक्रीज हो रहा है इसका नॉन करंट एसेट में, ये इसने कैसे फाइनेंस किया। एक तो इसने अपना पैसा जो इसके पास आइडियल कैश पड़ा था वो इसने एक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज को पे करने में लगा दिया, कुछ 20-22 हजार डॉलर, और यहाँ पे कुछ इसने मान लो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 155 के आसपास इसने क्या किया, 155 का नॉन करंट एसेट खरीद लिया। तो इसकी गियरिंग तो जब बढ़ी नहीं, इसका लोन तो बढ़ा नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी तो बढ़ी नहीं, तो इसने कैसे किया ये सब, इसने अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेस को यूज कर लिया, इसने क्या किया, अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज कर लिया। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इसको यहाँ पे इसने अपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज कर लिया, तो उससे क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो गई, ठीक है, and this because of this the liquidity position of the Nivelle has deteriorated, ठीक है। जब कोई चीज खराब हो रही है तो आप वर्ड यूज कर सकते हो deteriorated, मतलब इससे खराब हो गई उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, या फिर वर्जन, ये सब वर्ड्स यूज करने हैं आपको, ठीक है, वर्जन हो गई, deteriorate हो गई, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। चलो अब ये अपन ने क्या किया, ये अपन ने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन डिस्कस कर ली। लास्ट में आपको लिखनी पड़ेगी एक समरी, छोटी सी समरी, 3-4 लाइन की। समरी में क्या लिखोगे आप, समरी में सिंपल लिखोगे कि ऑल्दो जो मैनेजमेंट ने ये जो स्ट्रैटेजीज लगाई है रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए, द रेवेन्यू हैज इंप्रूव्ड डेफिनेटली विद दो स्ट्रैटेजीज, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर, हाउएवर दिस हैज अफेक्टेड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी बिकॉज
Nivell has used its short-term funds, ठीक है, for repaying its non-current liabilities and purchasing non-current assets, ठीक है, and this has been financed by the, यही लिखना है, ठीक है, short-term funds use किए हैं, and therefore Nivell is showing signs of over trading, ठीक है, वो किसके साइंस दिखा रहा है, वो ओवर ट्रेडिंग के साइंस दिखा रहा है. तो अब आपको एक छोटा सा 1-2 लाइन में सजेशन भी देना है टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन, अब इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए इट वुड सीम अप्रोप्रिएट to increase the non-current liability, or to increase the long-term debt of the company, ठीक है, debt of the company, ठीक है, and instead of putting pressure on short-term funds. बस खत्म, ठीक है, ये लिखना है आपको. तो आई होप आपको ये क्लियर था कि कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इसको खत्म करेंगे. अब मैं जितने भी आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी, मैं बस यही बोलूंगी कि ये चीज आपको खुद निकालनी है, ये आप खुद निकालेंगे. मैं सिर्फ आपके साथ कैसे एनालाइज करना है वो डिस्कस करूंगी. चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है. सो ओवर ट्रेडिंग arises where a company expands its sales revenue rapidly without securing adequate long-term capital for its needs. The symptoms of overtrading are inventory increasing possibly more than proportionately to revenue, receivables increasing possibly more than proportionate to revenue, cash and cash liquid assets declining. कैश और कैश लिक्विड एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है. हमने देखा था बैंक कैसे जीरो पे आ गया था. ट्रेड पेबल्स इंक्रीज रैपिडली. So overtrading. The symptoms of overtrading simply imply that the entity has expanded. Entity ने क्या किया, expand कर दिया without giving proper thought to the necessity to expand its capital base. आपने अपना capital base तो बढ़ाया नहीं. Capital कैसे क्या होता है आपका capital? Capital आपका वही दोनों, एक तो अंदर का capital और बाहर का capital. Capital equity हो गई और long term liabilities हो गई. तो आपने अपनी long term liability तो बढ़ाई नहीं और इक्विटी आपकी वैसी की वैसी है और आप चले गए क्या बोलते हैं एक्सपेंशन के फेज में. सो इट हैज कॉन्सिक्वेंटली कंटिन्यूड टू रिलाई ऑन इट्स. तो किस पे रिलाई कर रहा है, ट्रेड पेबल्स पे रिलाई कर रहा है एंड प्रोबेबली इट्स बैंक ओवरड्राफ्ट. किस पे कर रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो कैश जो था उसका वो कैसे जीरो पे आ गया, ठीक है. हमने देखा ऐसे ही वो क्या हो सकता था बैंक ओडी फैसिलिटी ले लेता वो आगे to provide additional finance required. There will come to a point where suppliers will withhold further supplies. अगर आप ऐसा करते जाओगे और suppliers को पे करने में टाइम करोगे तो वो आपकी further supplies को छोड़ देगा, मतलब रोक देगा, वो आपको further माल नहीं बेचेगा. And banker will refuse to honor further checks until borrowings are reduced. भाई बैंक ओडी की एक लिमिट होती है, ठीक है. अगर आप वो लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो बैंक आपके चेक्स को ऑनर नहीं करेगा, वो रोक देगा. वो बोलेगा पहले अपनी बैंक ओडी की लिमिट को संभालो. अगर 200,000 लिमिट है तो पहले आप उसके अंदर आओ, फिर हम आपकी फर्दर कुछ आपका पेमेंट कर देंगे. द प्रॉब्लम इज दैट बोरोइंग्स कैन नॉट बी रिड्यूस अंटिल सेल्स रेवेन्यू इज अर्न्ड. और बोरोइंग्स क्या होंगी, बोरोइंग्स आपकी नहीं कम होगी जब तक आप सेल्स रेवेन्यू आपका बढ़ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस रेवेन्यू से अपनी बोरोइंग्स को पे करोगे. तो ये क्या है, एक राउंड प्रॉब्लम है. ओवर ट्रेडिंग क्या है, एक राउंड प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास क्या है, पैसा नहीं है, पैसा है नहीं और आप अपने सेल्स रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे हो. सेल्स रेवेन्यू आपको बढ़ाना है. सेल्स रेवेन्यू आप कैसे बढ़ा रहे हो भाई, आप रिसीवेबल्स को एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हो, वो आपसे क्या बोलते हैं माल खरीदते जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे. अब वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप पेबल्स को पे करने में टाइम लगा रहे हो, ठीक है, पेबल्स को टाइम का लगा रहे हो. आपकी ओडी जो है वो एक्सटेंड हो गई है, ठीक है, उसकी लिमिट जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है. तो आपका प्रेशर कहां पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म फंड्स में पड़ रहा है. इससे बढ़िया क्या है कि आप थोड़ा बाहर से पैसा लाओ, इधर लगाओ, ज्यादा उनको इतना ज्यादा उनको वो मत दो. मैक्सिमम 60 से 90 डेज आप उनको क्या बोल सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हो, ठीक है. उसके बियॉन्ड दोगे ना अगर रिसीवेबल्स को तो फिर है ना उसमें बैड डेट्स का भी क्या होता है, बैड डेट्स का भी उसमें एक डर रहता है कि भाई वो भाग नहीं जाए, ठीक है. ये वाली एक चीज रहती है इसमें, ठीक है. The problem is that the borrowings cannot be reduced until sales revenue is earned, which in turn cannot be achieved until production is completed, which in turn is dependent upon materials being available and wages paid. Overall result, deadlock and rapid financial collapse. This is particularly difficult stage for small and medium-sized businesses. They have reached a stage in their growth when conventional payables and overdraft facilities are being stretched to the maximum.
but they are probably too small to manage a flotation. In many cases, by proper planning, the company can arrange fixed term loan funding from the bank rather than relying exclusively on overdraft finance. ठीक है, सो एक बार ये पढ़ लेना, ओवरड्राफ्ट बहुत अच्छा, ओवर ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा तो वैसे ओवर ट्रेडिंग हो सकती है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर रेशियोज. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टर्स रेशियो. ठीक है, ये इन्वेस्टर्स रेशियो किसके लिए है? बेसिकली ये इन्वेस्टर्स रेशियो है या तो शेयर होल्डर्स के लिए, जो कंपनी के करंट शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, एक तो उनके लिए है, या फिर दूसरे पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, जो कि क्या करना चाहते हैं? कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, अब इसका क्या है? सबसे पहला जो इसमें हम रेशियो पढ़ेंगे वो है प्राइस अर्निंग रेशियो. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज है शेयर होल्डर्स के लिए. ठीक है, क्या है ये? प्राइस अर्निंग रेशियो. अच्छा, इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो का जो आंसर निकलता है, परसेंटेज में नहीं निकलता है, टाइम्स में निकलता है. ठीक है, किस में निकलता है? टाइम्स में निकलता है. ओके, अब पीई रेशियो भी बोलते हैं इसको, प्राइस अर्निंग रेशियो. ठीक है, अब पीई प्राइस का क्या मतलब है? कोई भी शेयर की करंट मार्केट प्राइस क्या है. ठीक है, कोई भी शेयर की करंट मार्केट प्राइस क्या है, उसको डिवाइड करेंगे किससे? ईपीएस से. ईपीएस हमको कंप्यूट करना आता है भाई, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना. तो हमारा क्या आ जाता है? ईपीएस आ जाता है. तो इसको डिवाइड करेंगे पीई रेशियो निकालने के लिए. बेसिकली अपन क्या करते हैं? करंट मार्केट प्राइस क्या है और ईपीएस, उसको डिवाइड करेंगे ईपीएस से. अब लेट्स सपोज ये आ जाता है 20 टाइम्स. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या? जैसे 20 टाइम्स आ रहा है तो मतलब 20/1 हुआ. तो इसका मतलब एक तो क्या हो गई? अर्निंग हो गई. और 20 क्या हुआ? कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या हो? कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होगा वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा, पहले पोटेंशियल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. वो ये सोचेगा कि देखो ये 1 रुपए अर्न करने के लिए, ठीक है, ईपीएस क्या होती है? अर्निंग पर शेयर होती है. तो 1 रुपए अर्न करने के लिए आज क्या मैं इस शेयर को खरीदने के लिए मैं उसका इंटू 20 टाइम्स पैसा दूं. ठीक है, क्या मैं उसको आज खरीदने के लिए इंटू 20 टाइम पैसा दूं? ठीक है, तो मान लो सिर्फ $1 की अर्निंग के लिए मैं $20 दूं सिर्फ उस शेयर को खरीदने के लिए. क्या ये वर्थ इट है या नहीं है? राइट, इसका ये मतलब हुआ करंट, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस क्या है? 20 है. तो मतलब आज अगर वो मार्केट में उसको खरीदने में जाएगा तो 20 पे मिलेगा, लेकिन अर्निंग उसकी कितनी हो रही है? उसकी अर्निंग तो 1 हो रही है. राइट, उसकी अर्निंग कितनी हो रही है? 1 हो रही है. ठीक है, तो अगर पीई रेशियो ज्यादा आता है तो इसका मतलब पीई रेशियो क्या है? अगर हायर आ रहा है तो इसका मतलब द फास्टर द ग्रोथ द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इन कंपनीज फ्यूचर्स ईपीएस. देखो इसके दो तरीके हैं इसको सोचने के. अगर कोई पोटेंशियल शेयर होल्डर होगा ना, वो तो ये सोचेगा, अगर पीई रेशियो हाई आता है, ठीक है, तो वो तो ये सोचेगा कि भाई ये ओवर वैल्यूड है. ठीक है, रेशियो क्या है? ओवर वैल्यूड है. ठीक है, लो आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर पीई रेशियो हाई आता है तो वो तो ये सोचेगा कि भाई ओवर वैल्यूड है. ठीक है, लेकिन करंट शेयर होल्डर क्या बोलेगा? करंट शेयर होल्डर ये सोचेगा कि ये करंट शेयर होल्डर देखेगा कि अच्छा ये 20 आ रहा है, तो इसका मतलब द फास्टर द ग्रोथ द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इन द कंपनीज फ्यूचर ईपीएस. भाई अब आज 20 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब मैं अर्न कितना कर रहा हूं? 1 अर्न कर रहा हूं. ठीक है, जबकि मेरे शेयर की प्राइस क्या है? 20 है. तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो ज्यादा अर्न करे. वो क्या करेगा? वो एक्सपेक्ट करेगा ज्यादा अर्न करने का, क्योंकि वो अर्न तो सिर्फ 1 ही कर रहा है. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर लोअर पीई रेशियो है, मान लो पीई रेशियो आपका सिर्फ 3 आता है, ठीक है, 3 टाइम्स आता है, तो द लोअर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ, उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ होगी वो उसको कम एक्सपेक्टेड होगी. राइट, सो ये क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है मार्केट व्यू ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द शेयर. ठीक है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है. रिप्रेजेंट करता है मार्केट्स व्यू ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द शेयर. फ्यूचर में क्या होगा? हाई पीई रेशियो सजेस्ट हाई ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, हाई पीई रेशियो क्या सोचेगा? हाई ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड. लो होगा तो लोअर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, सो ये तो था पीई रेशियो. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविडेंड यील्ड. अब डिविडेंड यील्ड कैसा होता है कि डिविडेंड कितना पर शेयर दिया जा रहा है. डिविडेंड पर शेयर कितना दिया जा रहा है? 20 सेंट्स, 2 सेंट्स, व्हाटएवर. ठीक है, और करंट शेयर प्राइस कितनी है?
ठीक है, करंट शेयर प्राइस है लेट्स सपोज $2.2, मतलब 220 सेंट्स हो गया, 220 सेंट्स, तो 220 सेंट्स तो क्या उसकी मार्केट प्राइस है और उस पे 20 का डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। तो द लोअर द डिविडेंड रेट द मोर इज मार्केट, द मोर द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग फ्यूचर ग्रोथ इन द डिविडेंड। भाई अगर ये कम आता है, ठीक है, 20 को अगर मैं डिवाइड करूं 220 से तो कितना आता है, ये तो 0.09 आ रहा है, ठीक है, 0.09 आ रहा है, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी ना भाई, एज अ शेयर होल्डर मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही होंगी ना कि मेरे को ज्यादा अर्निंग हो, ज्यादा मेरे को डिविडेंड मिले, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग्स में से ही तो डिविडेंड मिलता है, तो अगर हाई ईपीएस होगा तो हाई डिविडेंड मिलेगा, राइट, समझ रहे हो। तो ये इसीलिए क्या होता है, अगर आपका डिविडेंड यील्ड कम आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फ्यूचर ज्यादा डिविडेंड मिले, ठीक है। और एक क्या चीज है, कैन बी कंपेयर टू द यील्ड्स अवेलेबल ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। अब कोई भी शेयर होल्डर होगा वो क्या करेगा, 4-5 उसको इन्वेस्ट करना है, पोटेंशियल शेयर होल्डर है, तो वो ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, इनके पीई रेशियोज, ठीक है, इनके डिविडेंड का, इनका डिविडेंड यील्ड और इनका डिविडेंड कवर, क्या करेगा, ये तीनों रेशियोज को उठा के बैठेगा, कंपेयर करेगा आपस में, भाई कि किसका पीई रेशियो अच्छा है, कौन कितना डिविडेंड देता है, किसका कितना डिविडेंड कवर है। अब डिविडेंड कवर क्या होता है, इंटरेस्ट कवर याद है ना आपको, इंटरेस्ट कवर क्या होता है, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, है ना, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो ऐसे डिविडेंड कवर क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें तो पीबीआईटी लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय डिविडेंड। भाई मेरे पास जो अब फाइनल प्रॉफिट आया उसमें से कितनी बार, कितने टाइम्स में डिविडेंड कंपनी पे कर सकती है, ठीक है, कितने टाइम्स कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। इंटरेस्ट कवर में क्या होता था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कंपनी कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जितना ज्यादा अगर डिविडेंड कवर हाई आता है, लेट्स से डिविडेंड कवर आता है 7 टाइम्स, ठीक है, तो इसका मतलब द मोर लाइकली इट इज दैट कि करंट डिविडेंड लेवल कैन बी सस्टेन्ड इन द फ्यूचर, मतलब जो ये आज हमको डिविडेंड दे रही है ये फ्यूचर में उसको सस्टेन करती रहेगी, ठीक है, अच्छी बात होती है, डिविडेंड कवर अगर हाई है तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात होती है, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, इसको ऐसे सोचना है, ठीक है। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबल प्रॉफिट्स एंड द डिविडेंड्स पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर डिविडेंड कवर हाई है तो मोर लाइकली दैट द करंट डिविडेंड लेवल कैन बी सस्टेन्ड, और अगर मान लो ये लो आता है तो क्या होगा, लो आ रहा है मतलब 2 टाइम्स ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स दुखी हो जाएंगे ना, उनको लगेगा यार कंपनी के पास, देखो क्योंकि कंपनी के पास फाइनल जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, या तो वो उसको सारा का सारा उसमें से क्या होगा कि वो कुछ तो इन्वेस्ट कर देगी, वापस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, और कुछ वो अपने बेचारे शेयर होल्डर्स को भी तो देगी, है ना। तो अब वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उन पे डिपेंड करता है कि भाई वो कितना वापस से री इन्वेस्ट करेगी कंपनी में, कितना शेयर होल्डर्स को देगी, वो तो देखो उनके क्या बोलते हैं, ये तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स बेचारे अल्टीमेट इन्वेस्टर्स है, कंपनी में इन्वेस्टर्स है, तो उनको क्या होते हैं, उनको हाई एक्सपेक्टेशंस होगी ना कि यार उनके लिए अच्छी अर्निंग्स हो, डिविडेंड हो, राइट, तो इसलिए तो उन्होंने अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो ये था इन्वेस्टर्स रेशियो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये अब हम कुछ थ्योरी पार्ट है वो अब पढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो पढ़ेंगे और उसको साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। अब लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियो एनालिसिस। अब इसमें सबसे बड़ा एक फ्लॉ जो है वो ये है कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पे बनते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनते हैं, ज्यादातर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बनते हैं, ठीक है। किस पे बनते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनते हैं। अब क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनते हैं तो क्या होती है कि आज मान लो कोई एसेट की वैल्यू हिस्टोरिकली वो 20,000 की थी, बट आज उसकी मार्केट में वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, तो क्या हुआ कि फेयर चीज नहीं आ रही, फेयर चीज इंक्लूड नहीं हो रही, तो रेशियोज भी क्या हुए, क्योंकि अल्टीमेटली रेशियोज कहां से बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स में से बनते हैं, तो रेशियो भी क्या है कि फेयर चीज नहीं पकड़ पा रहा, ओके। सो अच्छा चलो अब हम एक एक चीज को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले रेशियोज क्या होते हैं, दे आर टूल्स टू असिस्ट एनालिसिस, ठीक है। दे हेल्प टू फोकस अटेंशन सिस्टमैटिकली ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज एंड समराइज इंफॉर्मेशन इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ले आते हैं। दे असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, ओके। हाउएवर रेशियोज आर नॉट प्रेडिक्टिव
इफ दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। प्रिडिक्टिव का क्या मतलब है, फ्यूचर में क्या होंगे ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होते हैं। दे इग्नोर फ्यूचर एक्शन बाय मैनेजमेंट, ठीक है। दे कैन बी मैनिपुलेटेड बाय विंडो ड्रेसिंग और क्रिएटिव अकाउंटिंग। अभी मैं बताऊंगी ये दोनों चीजें क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग सेम ही चीज होती है, बता दूंगी। दे मे बी डिस्टॉर्टेड बाय डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। दे अच्छा मैनिपुलेट होंगे किससे, अच्छा वो मैं वहां पे डिस्कस कर लूंगी। दे मे बी डिस्टॉर्टेड बाय डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। एसेट वैल्यू shown in the statement of financial position and historical cost may bear no resemblance to their current value or what may it may cost to replacement cost, ठीक है भाई। उसकी historical cost कुछ और है बट उसकी करंट कॉस्ट कुछ है और है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ और है, तो वो उससे क्या है, अलाइन में नहीं है। दे मे रिजल्ट इन लो डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है, एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन रियल टर्म्स। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि भाई उसकी वैल्यू 20,000 है, 20,000 है तो डेप्रिसिएशन चलो साल का 1000 पाउंड लगता है, 20 अगर 20 उसकी यूजफुल लाइफ है तो, लेकिन उसकी मार्केट में आज वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, और 20 उसकी यूजफुल लाइफ है, तो कितना लगना चाहिए, 5,000 लगना चाहिए। कितना, 5,000 लगना चाहिए उसका डेप्रिसिएशन, लग कितना रहा है, 1,000। अब 1,000 लग रहा है तो प्रॉफिट क्या हो गया, ओवरस्टेट हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया उसका, ओवरस्टेट हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन 5,000 लगना चाहिए, लग 1,000 रहा है, तो प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, है ना, in real terms। यही वो बोल रहा है, an overstatement of profit in real terms। as a result of historical cost, the financial statements do not show the real cost of using the non-current assets। as a result of historical cost, the financial statements do not show the real cost of using the non-current asset। चलो और भी limitations है। ratios based हो गए historical cost accounts पे, do not give a true picture of trends from year to year। An apparent increase in profit may not be a true increase and may simply reflect the effects of inflation, ठीक है। Financial statements only reflect करते हैं those activities which can be expressed in money terms। ये बात तो है। They do not give a complete picture of activities of a business। For example, size of order book is normally ignored in the financial statements, ठीक है। Application of accounting policies। Application of accounting policies in the preparation of financial statement may be misunderstood while attempting to interpret financial ratios, ठीक है। Ratios must not be used as the sole test of efficiency। Concentration on achievement of target ratios by manager may inhibit the incentive to grow and expand। अच्छा इसका क्या मतलब है, देखो कई बार कुछ बड़ी एंटिटीज में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बोनस एंटाइटल्ड होते हैं। यूजुअली जो कंपनीज की ना ब्रांचेस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक कॉस्मेटिक सर्जरी का क्लिनिक है, ठीक है, एक कॉस्मेटिक सर्जरी का हॉस्पिटल है, ठीक है, मेन हॉस्पिटल है कोई ABC मान लो, ठीक है, और इसके क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ब्रांच A B C D E F, ठीक है। अब हर ब्रांच का एक अपना मैनेजर है। अब मैनेजर को बोला गया है कि अगर तुम साल में 100,000 प्लस का बिजनेस लाते हो, 100,000 प्लस का बिजनेस लाते हो, तो तुमको क्या होंगे, तुमको हम वो देंगे, बोनस देंगे 5% बोनस अगर प्लस लाते हो तो, ठीक है, और नहीं लाते तो तुमको जैसे यूजुअल सैलरी मिलती है वो तुम्हें मिलेगी। तो अब क्या करेंगे, ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 5% का बोनस का बेनिफिट उठाने के लिए लग जाएंगे ये तो बिजनेस लाने में, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट रेशियोज बाय मैनेजर्स में इनहिबिट द इंसेंटिव टू ग्रो एंड एक्सपेंड टू द डेट्रीमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। A few simple ratios do not provide an automatic means of running a company। Business problems usually involve complex patterns which cannot be solved solely by the use of ratios। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर था, ये पता होने चाहिए, कम से कम 5 लिमिटेशंस तो एग्जाम में याद करके जाना, ठीक है। अब क्रिएटिव अकाउंटिंग और विंडो ड्रेसिंग पढ़ लेते हैं। अब क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होती है, कई बार क्रिएटिव अकाउंटिंग बेसिकली वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे आप क्या करते हो, आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, प्रॉफिट्स को बिजनेस लाके नहीं,
मैन्युपुलेशन करके, अकाउंट्स में मैन्युपुलेशन करके आप क्या करना चाहते हो, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर अपनी एसेट्स की वैल्यूज अच्छा दिखा रहे हो और अपनी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम दिखा रहे हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टेक्निक्स। बिजनेस लाके नहीं बढ़ा रहे प्रॉफिट, बिजनेस लाके आप रेवेन्यू वो नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं ला रहे, आप एक्चुअल बिजनेस नहीं ला रहे, आप क्या कर रहे हो, मैन्युपुलेशन कर रहे हो, अकाउंट्स में हेरा फेरी कर रहे हो ताकि आपके प्रॉफिट बढ़े। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लोन है, लेट्स सपोज $100,000 का लोन है। अब आप क्या करते हो, आपका ईयर एंड आने वाला है, 31 दिसंबर 2020 आने वाला है, तो आपने क्या किया, 15 दिसंबर को आपने अपना लोन पे कर दिया, पूरा का पूरा वन शॉट में आपने अपना लोन पे कर दिया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, फिर जब अगला साल आ गया 15 जनवरी 2021 आ गया, तो आपने वापस से लोन निकाल लिया, क्योंकि आपको लोन की तो जरूरत है। तो ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपको अपनी कंपनी की गियरिंग कम दिखानी थी। क्या करनी थी, आपको अपनी कंपनी के एसेट सॉन्ग्स दिखाने थे और आपको ये दिखाना था कि भाई हमारे पास तो कोई लोन वोन नहीं है, शेयर होल्डर्स को आपको ये दिखाना था। तो आपने क्या किया, पे कर दिया ईयर एंड पे और फिर वापस ले लिया, क्योंकि पैसे की तो जरूरत है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक क्रिएटिव अकाउंटिंग टेक्निक है, या विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग। So creative accounting refers to the accounting policies that are designed to mislead the view that the user of financial statement has on an underlying entity's underlying economic performance। तो अब क्या होगा, शेयर होल्डर को तो क्या, आपकी शेयर होल्डर जब आपका पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तो उस पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपको क्या बोलते हैं, ये गियरिंग दिखेगी नहीं। तो आप तो सोचोगे अरे वाह कंपनी के एसेट्स तो बड़े स्ट्रांग है, या फिर हो सकता है वो पे नहीं करता, वो अपने ट्रांसफर कर देता है ये लोन जो है वो अपने किसी क्या बोलते हैं रिलेटिव किसी रिलेटेड पार्टी की बुक्स में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सो टिपिकली क्रिएटिव अकाउंटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, inflate asset values or understate liabilities. In the past companies could smooth profits to maintain steady upward trend by making use of journal provisions, ठीक है। An upward profit trend is measuring to both existing and potential investors or of benefit to bonus seeking directors. As the restrictions or provisions have tightened, companies have found other ways to manipulate profits such as unsuitable revenue recognition or inappropriate accruals. अनसूटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपने देखा होगा कि 2-3 बार ऐसे क्वेश्चंस आए थे जब हम पहले पढ़ रहे थे। आपने अपने क्या बोलते हैं, जो आप कमीशन बेस्ड वर्क कर रहे हो भाई, तो आपने अगर किसी के लिए आप तो सिर्फ 10% कमीशन के लिए एंटाइटल्ड हो, लेकिन आप पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो जो आप सामने वाली के लिए लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अनसूटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, inappropriate accruals हो गए। So creative accounting techniques can also be used to manipulate the gearing level of a company. A company that is highly geared has high interest payment that reduce the amount of, अच्छा अगर आपका interest पे ज्यादा करना है आपको तो क्या होगा, ultimately जो profit attributable to shareholders होगा वो तो कम आएगा, right? So ये क्या करेगा, reduce करेगा the amount of distributable profit available to shareholders and increase करेगा the risk associated with the company, making it more difficult to obtain lending, ठीक है। Other reasons for creative accounting could include the desire to influence share price, to keep the company's financial results within agreed limits, set of creditors, personal incentives or to pay less tax। ये भी पॉइंट्स होते हैं। जैसे कुछ बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, टैक्स बचाने के लिए क्या करती है, चैरिटी करती है, बट वो तो ठीक है, उनको टैक्स रिलीफ मिलता है उससे, वो तो ठीक है, बट दैट इज नॉट क्रिएटिव अकाउंटिंग, वो अलाउड है, ठीक है। अब विंडो ड्रेसिंग इज अ मेथड ऑफ कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस in order to distort the position shown by financial statements that generally improve the position shown by them. Examples of window dressing include करेगा, company might chase receivables more quickly at the year end to improve their bank balance, ठीक है भाई 90 डेज का पीरियड दे रखा है तो फिर आप उनको 20वें दिन क्यों परेशान करने लग जाते हो रिसीवेबल्स को। A company may change its depreciation estimate, that is by increasing the expected useful economic life of an asset. The depreciation charge will be smaller, resulting in increased profits. भाई पहले आपकी इकोनॉमिक लाइफ 20 थी एसेट की, आपने उसको बढ़ा के 45 कर दी, 45 ईयर्स कर दी, तो इससे क्या होगा, हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। An existing loan may be repaid immediately before the year end and taken out in the next financial year। तो ये सारी क्या है, ये हो गई सारी की सारी विंडो ड्रेसिंग और क्रिएटिव अकाउंटिंग की टेक्निक्स हो गई, ठीक है। अब करते हैं बात इंटर फर्म और सेक्टर कंपैरिजन।
क्योंकि सेक्टर कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, सो ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।